ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। और बात जीत की हम कर चुके हैं जो कांग्रेस के खाते में आई है, और बात हार की भी होगी। देखिए, बीजेपी ने जितना दम लगाया उतना नतीजा तो नहीं आया, क्योंकि एक तरफ अमित शाह थे, एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी थे। लगभग 1.5 महीने में 10 के करीब रैलियां तो प्रधानमंत्री ने कर दी। अब सवाल यही है कि जब बीजेपी के इतने बड़े बड़े धुरंधर पूरे रिसोर्सेज के साथ चुनाव मैदान में थे, तो फिर हिमाचल की जनता को यह स्टाइल पसंद क्यों नहीं आया? अब इसमें सवाल होंगे, चिंतन होगा, मंथन होगा, और सवालों के बीच अब 5 साल सत्ता से दूर रहना भी होगा। बिल्कुल। और सबसे बड़ी अब बात यहां पर यह है कि जब से हिमाचल के चुनाव की चर्चा शुरू हुई थी, तब से एक ही बात सामने थी सुर्खियों में कि राज बचेगा या रिवाज बचेगा, राज बरकरार रहेगा या रिवाज बरकरार रहेगा। तो इस प्रश्न का उत्तर जो हिमाचल की जनता ने दिया है, वही हम तलाशने की कोशिश कर रहे हैं अपनी रिपोर्ट में कि आखिर बीजेपी राज क्यों नहीं बचा पाई और क्यों रिवाज बरकरार रह गया। भारत जोड़ो यात्रा से आई आवाज। बीजेपी नहीं बदल पाई रिवाज, मंत्री भी नहीं बचा पाए पार्टी की लाज, जनता ने सौंपा कांग्रेस को ताज। दावे धरे रह गए, उम्मीदें हवा हो गई, हर समीकरण ध्वस्त हो गए। कर्तन ध्वनि से देवभूमि हिमाचल पेंटिंग एवं इसी पर नए चेहरे तो छोड़िए, सरकार के 10 में से 8 मंत्री पस्त हो गए। बीजेपी ने शायद ही सोचा होगा कि डबल इंजन की गाड़ी चलाकर भी इस कदर मुंह की खाएंगे, रिजल्ट आएगा तो 10 साल पीछे चले जाएंगे। इस सारी चीज पर मैंने कहा कि मैं जल्दबाजी में कोई टिप्पणी नहीं करना चाह रहा हूं। हम इसका एनालिसिस करेंगे, कहां कमी रही। बहुत अच्छी कैंपेन, बहुत सारी हमारी योजनाएं, बहुत सारे काम, लेकिन उसके बावजूद कई बार हो जाता है इस प्रकार से कोई 1-2 इश्यूज ऐसे आ जाते हैं जिनके कारण चुनाव की सारी धारा जो है प्रभावित हो जाती है। तो मुझे लगता है कि ऐसे इश्यूज बीच में रहे हैं जिनके कारण सारी चुनाव की वो जो है वो एक दिशा प्रभावित हुई, और निश्चित रूप से जो भी हुआ है उसमें अब कुछ कहना हो। सवाल है कि सालों भर 24 घंटे मैदान मारने में लगे कार्यकर्ताओं वाली पार्टी पहाड़ पर लगातार दोबारा क्यों न चढ़ सकी? सांसें फूली तो क्यों, रीढ़ झुकी तो क्यों, पैर ठहरे तो क्यों, सफर रुका तो क्यों, सुरमाओं की फौज क्यों हुई नाकाम, जनता ने जयराम सरकार को क्यों कहा राम राम? मैंने कहा कि हम जनमत का सम्मान करते हैं, उनका बहुमत आया, बहुमत संभालना मेरा काम तो नहीं है, वो तो उनका ही काम है, उस काम को वो करें। क्या आपको लगता है कि मैंने कहा कि देखिए, अगर वोट शेयर में देखेंगे 1%, देखिए बहुत कम अंतर से ये सारी चीजें जो है वो चुनाव को प्रभावित कर गई हैं, और इस सारी चीज के लिए हम जब सरकार ही रिवाज नहीं बदल पाई तो भला पार्टी का रिवाज क्यों बदले? रिवाज के मुताबिक पहले हार की समीक्षा होगी, फिर रिपोर्ट पेश होगी, जो कमियां पता चलेंगी उन्हें दुरुस्त किया जाएगा। लेकिन जानकार कहते हैं कि काश बीजेपी नेताओं ने कमियों को पहले पहचान लिया होता, कार्यकर्ताओं की पसंद के उम्मीदवार पर भरोसा जताया होता, सत्ता में रहते पब्लिक के मन की बातें सुनी होती, तो जनता ने उसी की सरकार चुनी होती। 11 विधायकों का टिकट काटकर नए उम्मीदवार उतारे थे। 11 में से 7 उम्मीदवार जीते और 4 हार गए। बीजेपी ने 2 मंत्रियों की सीटें बदल दी थी, दोनों हार गए। सरकार के कुल 10 मंत्री में से 8 चुनाव हार गए। एक मंत्री की जगह उनके बेटे को टिकट मिला था, वो भी हार गए। टिकट नहीं मिलने पर बीजेपी के 17 नेता बागी होकर निर्दलीय लड़े, तो 17 में से 3 बागी जीत गए, बाकियों ने पार्टी की जीत को हार में तब्दील कर दिया। 2017 के चुनाव में बीजेपी को 44 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार 19 सीटों के नुकसान के साथ वो हिमाचल में 2012 से भी पीछे चली गई। 2012 में उसे 26 सीटें ही मिली थी और इस बार 25 पर ही सिमट गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हिमाचल।
तो कोशिश तो बहुत थी, लेकिन इस कोशिश के बीच कुछ समीकरण, कुछ टिकट बांटने का तरीका, कुछ टिकट देने वाले लोग, बहुत कुछ बदला और पासा उल्टा पड़ गया बीजेपी के लिए हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल की जनता ने बहुत चीजों को नकार दिया, डबल इंजन की सरकार पर गौर नहीं किया। हिमाचल की जनता ने जो ओपीएस के फॉर्मूले या ओपीएस को लेकर ज्यादा टिप्पणियां नहीं की जा रही थी बीजेपी की ओर से, उसको भी जहन में रखा, अग्निवीर को भी जहन में रखा और जहन में कांग्रेस के शायद वादे भी रखे। और यह कुल मिलाकर नतीजा यह निकला कि 40 पर कांग्रेस और 25 पर बीजेपी। बिल्कुल, और जिस तरह से जो मार्जिन है, यानी वोट जो मिले हैं बीजेपी को और कांग्रेस को, वो बहुत ही नैरो है, बहुत कम है। और इसी बात का उल्लेख प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में किया कि जब वो प्रतिक्रिया दे रहे थे हिमाचल चुनाव के नतीजों पर, तो उन्होंने कहा कि हिमाचल की जनता रिवाज को बदल देने के बहुत करीब थी, लेकिन 1% के आसपास जो है वो वोट का फर्क हुआ और नतीजा इस तरह से आ गया। 2-3 बातें से बहुत गौर करने की बात है जो इन्होंने भी बताया गौरव ने कि किस तरह से चीजें बदली हैं। 2 मंत्रियों के सीट बदल दिए गए थे, वो दोनों हार गए। 8 मंत्रियों को चुनाव में लड़ने का मौका नहीं दिया गया था। तो ऐसी कई चीजें हुई हैं जिस पर अब बीजेपी को विश्लेषण करना होगा कि आखिर इस हार के पीछे का बड़ा कारण क्या है। पीएम ने क्या कहा, सुनिए। साथियों, आज मैं हिमाचल के हर मतदाता का भी बहुत बहुत आभारी हूं। जैसे अभी नड्डा जी बता रहे थे, हिमाचल के चुनाव में 1% से भी कम अंतर से ये हार जीत का फैसला हुआ है। 1% से भी कम, इतना कम अंतर से हिमाचल में कभी नतीजे नहीं आए हैं। हिमाचल में हर 5 वर्ष में सरकारें बदली हैं, लेकिन हर में जब बदलाव हुआ है, कभी 5%, कभी 6%, कभी 7%, जीतने वाले और हार वाले के बीच में अंतर रहा है। इस बार 1% से भी कम। इसका मतलब है कि जनता ने भी भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाने के लिए भरसक प्रयास किया है। मैं हिमाचल की जनता को आश्वस्त करता हूं कि भाजपा भले ही 1% से पीछे रह गई, लेकिन विकास के लिए हमारी प्रतिबद्धता 100% रहेगी। हिमाचल से जुड़े हर विषय को हम पूरी मजबूती से उठाएंगे और केंद्र सरकार के द्वारा हिमाचल की प्रगति का जो उसका हक है, उसमें भी कभी हम कमी नहीं आने देंगे। ज्वाइन किया था इलेक्शन से पहले, छोड़ दिया। चलिए, प्रधानमंत्री की तरफ से अब जिक्र तो किया जा रहा है, लेकिन जिक्र के बीच सवाल यह भी है कि अब मंथन किस तरह से होगा, क्योंकि 5 साल का समय है और अब मंथन के बाद क्या अगली बार किस रणनीति से बीजेपी उतरेगी उसके ऊपर नजर। लेकिन उससे पहले 2024 की चुनौती भी होगी। 4 सीटें हिमाचल की हैं, तो उस पर फोकस किस तरह से बीजेपी करती है उसके ऊपर नजर रहेगी। इस बीच चलिए आगे भी बढ़ते हैं और अब हम बात बीजेपी के कुछ नेताओं की करेंगे जो नए नए कांग्रेस छोड़कर आए थे। लग रहा था कि रिवाज बदलने वाला है, तो कांग्रेस में रहकर 10 साल सत्ता से दूर रहने से अच्छा है कि बीजेपी में जाइए और सत्ता हासिल कर लीजिए। ऐसा समीकरण या कहिए कि विशेषज्ञ कहते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, तो पवन काजल वो चेहरा है, वो नाम है जिन्होंने चुनाव से ऐन कबल, चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी का दामन थामा था, लेकिन उनकी चुनावी रणनीति काम कर गई। काम उनके लिए कर गई कि पवन काजल ने अपनी सीट बचा ली। भले ही उन्होंने जो पार्टी ज्वाइन की थी बीजेपी, वो हिमाचल में चुनाव जीत नहीं पाई। देखते हैं उन्होंने कहा क्या है। इसका स्वागत करते हैं जो जनादेश दिया, पर जो कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने जा रही है, मैं उनको शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। और मैं कहना चाहूँगा कि आपने जो पहले ही कैबिनेट में ओपीएस देने का जो वादा किया था, उसका हम भी समर्थन करेंगे। आपने पहले ही कैबिनेट में ओपीएस को बहाल करना है।
सर भाजपा के हार के मुख्य कारण क्या रहे हैं? भाजपा कांगड़ा में 20,000 वोटों से जीत रही है। तो चुनाव में हार जीत का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि मुद्दे क्या रहे, चुनाव में हार जीत का कारण सिर्फ ये नहीं होता कि प्रचार किस तरह से हुआ, चुनाव में हार जीत का कारण सिर्फ ये नहीं होता कि किसे उठाया किसे बिठाया, बल्कि ये भी एक कारण होता है कि किसे आपने चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार बनाया है। जी हां, कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की जो चेयरपर्सन थी दीपादास मुंशी, हम उनकी बात कर रहे हैं। गौरव जी बिल्कुल, क्योंकि अभी सभी मोहरे सेट बैठ गए और 40 तक पहुंच गई कांग्रेस, तो अब तो सब मंगल ही मंगल है। अब जो भी आपने किया आपका पासा सही बैठा और अब आप जो कहिएगा वो सब कुछ ठीक है। लेकिन स्क्रीनिंग कमेटी की चेयरपर्सन है, क्या कुछ वो कह रही हैं उनको भी सुनना होगा, किस तरह से क्या फोकस था उनका। यानी कि देखिए, जब टिकट बांटी जाती है तो फिर इसी पर नजर रहती है कि अगर टिकट गलत बटी तो फिर क्या होगा, अगर जिनको जरूरत है या जिनको दी जानी चाहिए टिकट उनको नहीं मिली तो क्या होगा, बागी आ गए तो क्या होगा, बड़ा कुछ होता है। स्क्रीनिंग कमेटी ने क्या कुछ सोचा था, जीत के बाद क्या कुछ कह रही हैं वो भी सुनते हैं। हिमाचल विधानसभा चुनाव के परिणाम आ गए हैं। कांग्रेस पूर्ण बहुमत से हिमाचल में सरकार बना रही है। चुनाव के दौरान कई सारे स्लोगन सुर्खियों में थे। कहा जा रहा था कि रिवाज बदलेगा, सरकार नहीं बदलेगी, मगर परिणाम बता रहे हैं कि रिवाज नहीं बदला है, सरकार बदल गई है। कहते हैं कि अगर विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों की सूची और चयन में थोड़ी सी भी गलती हो जाए तो खामियाजा चुनाव में भुगतना पड़ता है, मगर यहाँ गलती होते हुए नजर नहीं आई, क्योंकि स्क्रीनिंग कमेटी की अध्यक्ष ने पूरी जिम्मेदारी के साथ तमाम उम्मीदवारों का चयन किया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए दीपादास मुंशी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, मौजूद हैं। हम किस तरीके से देखते हैं, शुभकामनाएं, और अच्छी सीट से आप लोग जीत रहे हैं, जितनी अपेक्षा की थी उससे कम आई है या फिर ठीक था? नहीं, अपेक्षा से तो कम आई है, क्योंकि हमें लग रहा था कि इस बार जो बदलाव आने वाले हैं हिमाचल में वो काफ़ी अलग तरीका से आएगा, क्योंकि जो राज्य के मुद्दों पे हम लोग काम किए थे और हमारे मैनिफेस्टो में पूरे देश के जगह में राज्यों के ऊपर ज़्यादा अहम मुद्दों प्रस्तुत किया गया था, जिसमें एप्पल बेल्ट का एक बड़ा सहायता रहा। आप लोग अगर देखिएगा रिजल्ट तो उसमें आ रहे हैं कि एप्पल बेल्ट में कांग्रेस काफ़ी अच्छा फल किए है, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में अच्छा फल किए हैं। इसके 2-3 कारण हैं, जो कि एक तो बेरोजगारी, महंगाई, ये तो कॉमन इशू है, लेकिन साथ साथ जो ओपीएस एक बड़ा मुद्दा बनके हमारे साथ दिए हैं जो सरकारी कर्मचारी ने, वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहा हिमाचल में। महिलाओं के लिए जो 1500 रुपया हम लोगों ने कहा है कि हम लोग सरकार में आएंगे तो हम लोग देंगे, तो वो भी एक बड़ा मुद्दा बन गया था। और इसमें मैं ये भी कहूँगी कि प्रियंका जी जिस ढंग से सारे मुद्दों को पब्लिक तक पहुँचा दी, वो एक तरफ, और दूसरी तरफ राहुल गांधी का जो भारत जोड़ो यात्रा, उसका भी एक कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक जोड़ने का जो मानसिकता है वो और भी प्रकट हुआ है। जैसे मैंने कहा कि ये उम्मीदवारों का चयन जिसमें आपने मुख्य भूमिका निभाई है, तमाम लोग बैठे थे और एक एक नाम पर बिंदुवार तरीके से चर्चा हुई कि किसको टिकट देनी है, किसको नहीं देनी है। ये चयन अगर गलत होता तो आज परिणाम गलत होते। इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इस चयन को लेकर आप लोगों ने काफी मेहनत की थी, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? और मेरा दूसरा सवाल, कौन होगा मुख्यमंत्री का चेहरा? देखिए, हम जब शुरुआत की थी हम लोगों ने, तो क्योंकि मैं पहले पीआरओ रहा ना हिमाचल में, जो ऑर्गेनाइजेशनल चुनाव का, तो तभी मैंने देखा कि वहाँ पे लीडरशिप में थोड़ा सा आपस में मनमानी है। लेकिन चुनाव के समय जब बाई इलेक्शन हुआ था तो उस समय सारे इकट्ठे हो गए थे, तो मुझे ये लगा कि चुनाव के समय फिर से वो यूनाइटेड फेस ही आ जाएगा, तो वही हुआ है। लेकिन टिकट बंटवारा के समय तो होता ही है, तो वो अलग अलग लोगों का नाम सामने आ रहे थे, तो वो बहुत ही मुश्किल काम था। लेकिन हम लोग विनेबिलिटी देखे, किसके साथ किसका संपर्क अच्छा है, किसके साथ नहीं है, वो उसमें हम लोग ध्यान नहीं दिए। विनेबिलिटी देख के हम लोगों ने टिकट तय किया और उसी का फल आ रहे हैं। और साथ साथ
मुख्यमंत्री का चेहरा हम लोग चुनाव से पहले नहीं रखा था, और अभी भी ये प्रश्न अगर आप मेरे को पूछिएगा तो मैं नहीं जवाब दे पाऊंगी, क्योंकि हमारी पार्टी में ये रिवाज है, वो रीत रिवाज की बात फिर से आ गई, क्योंकि ये है कि हाईकमान जो फाइनल करते हैं और जो एमएलएस जीत के आते हैं वो लोग तय करते हैं, तभी जाके जो नाम उभर के आते हैं। तो मेरे ख्याल से इस बार भी वही होने वाला है। तो चुनौतियां बहुत हैं और उन चुनौतियों को पूरा करना है। हिमाचल में एक बार फिर से कांग्रेस अपनी सरकार बनाने जा रही है। देखना दिलचस्प होगा, जिन इरादों जिन वादों के साथ कांग्रेस सत्ता में आई है, उनको सत्ता में आने के बाद कब उन वादों को पूरा करती है, उन वादों पर अमल करती है। कैमरामैन अंकित जैन के साथ मैं रवि मिश्रा, न्यूज़ 18 नई दिल्ली। तो चलिए, नजर तो रहेगी कि आखिर कब वो वादे पूरे किए जाते हैं जिन वादों के जरिए या जिन वादों के दम पर कांग्रेस ने सत्ता हासिल हिमाचल प्रदेश की कर रही है। लंबी फहरिस्त है उनकी भी, 5 साल का समय भी है, लेकिन ये तो पहले हफ्ते महीने में ही शुरू हो जाएगा। चैलेंजेस उनके सामने जरूर होंगे। तो चलिए, एक बहुत छोटी से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, बात होगी सुखविंदर सिंह सुक्खू की, और क्या कुछ वो कह रहे हैं बताएंगे आपको ब्रेक के। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है, और अब जिक्र हिमाचल प्रदेश में उस नाम का भी जो रेस में है मुख्यमंत्री की। जी हां, क्या मुख्यमंत्री की कुर्सी उन्हें मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये अभी तय कांग्रेस के आलाकमान या फिर कहिए कि विधायकों की तरफ से किया जाएगा, ये डिसाइड। लेकिन इस बीच सुखविंदर सिंह सुक्खू क्या कुछ कह रहे हैं। प्रचार की कमान उनके हाथ में थी, जनता का धन्यवाद है, और इस बीच सवाल तो सीएम वाला भी है। क्या कुछ उन्होंने कहा है वो भी सुनते हैं। समर्थक उनमें खुशी है, कह रहे हैं कि अगला सीएम कैसा हो, सुखविंदर सुक्खू जैसा हो। सीएम बनने जा रहे हैं आप। ये तो हाईकमान तय करेगा, और मेरा ये मानना है कि इस बार जो रोजगार है उन्होंने हमारा साथ दिया, हिमाचल की महिलाओं ने हमारा साथ दिया, सरकारी कर्मचारी अधिकारियों ने हमारा साथ दिया। प्रियंका गांधी जी सोलन में ओपीएस के सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों के पास मिलने गई और कहा कि मैं आप लोगों की, हम कांग्रेस की सरकार अगर आती है तो हम आपको ओपीएस देंगे। आप सीएम के लिए तैयार हैं, क्योंकि आपके सारे प्रशंसक चाहते हैं कि सीएम बने। देखिए मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं। मैं छात्र राजनीति से 40 साल से कांग्रेस पार्टी की सेवा कर रहा हूं, और आगे भी सेवा करता रहूंगा। ये हाईकमांड ने तय करना है कि कौन मुख्यमंत्री होता है और कौन मुख्यमंत्री का बनता है। ये मेरा कार्य नहीं है। दिल्ली से फोन आ गया होगा आपको कि आप तैयारी कर लीजिए। मेरा कार्य कांग्रेस पार्टी के लिए काम करना है, और मैं आगे भी कांग्रेस पार्टी के लिए काम करता रहूंगा। तो सुखविंदर सुक्खू से सवाल तो होना ही था कि आपकी जीत और जीत के बीच क्या मुख्यमंत्री वाली कुर्सी भी आएगी, क्या आप वहां तक भी आप पहुंचेंगे। खुलकर अभी कुछ नहीं बोल रहे, मना कोई भी नहीं कर रहा। चलिए, एक और सीएम कैंडिडेट का जिक्र करते हैं, और ये सीएम कैंडिडेट कौन है। इनका नाम है मुकेश अग्निहोत्री। जी हां, ये भी रेस में है, और बेशक ये भी खुलकर ना बोल रहे हो, लेकिन बता तो बहुत कुछ रहे हैं। क्या कुछ जीत के बाद मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है वो भी आपको सुनवाते हैं। दिग्गज नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने जीत का पंच लगा दिया है। मुकेश अग्निहोत्री हमारे साथ है, आइए उनसे जानते हैं। मुकेश जी, जीत का पंच लगाया है, क्या कहना चाहेंगे। देखिए, एक इतिहास कायम हो गया ऊना की राजनीति में। 5वां इलेक्शन हमने जीत दिया। जो कहते हैं एंटी इनकम्बेंसी होती है, लोग बदल जाते हैं, हमारी जनता ने हमारा साथ दिया है। इस दफा मैं कॉन्स्टिट्यूंसी में अवेलेबल नहीं था, मेरे कार्यकर्ताओं ने चुनाव लड़ा, इसके बावजूद भी उन्होंने एक शानदार लड़ाई लड़के एक जीत अर्जित की है। मैं अपने कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं, हिमाचल के लोगों को बधाई देता हूं। कांग्रेस की सरकार बन रही है, एक साफ सुथरी सरकार, एक पारदर्शी सरकार, जो हिमाचल में जो वायदे किए गए हैं उनको इम्प्लीमेंट करने वाली सरकार। मुकेश जी, ऐसा माना जाता है कि 5 सालों में विधानसभा के अंदर और बाहर मुकेश अग्निहोत्री ने ही सरकार के खिलाफ बोला। क्या मानते हैं कि उसका फायदा जो है वो कांग्रेस को मिला है। देखिए, ऐसा है, जब आप एक राजनीति में हैं, जब आप एक विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं, हमारे नेता राहुल गांधी बिना किसी लोभ लालच के उन्होंने देश से नफरत हटाने का फैसला किया है। वो देश से खौफ का माहौल खत्म करने के लिए लगे हैं। आज एजेंसियों का इस्तेमाल, ईडी, सीबीआई, विजिलेंस,
उन एजेंसियों के बूते जो है राज करने की, हुकूमत चलाने की कोशिश हो रही है। और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को प्रेशराइज करके जो है मैंडेट लेने की बातें होती हैं। और देखो, ये तय हो गया, वोट पड़ गया। वोट पड़ने के बाद जयराम ठाकुर सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड के 3 सदस्य अपॉइंट कर रहे हैं। है कहीं नैतिकता बची है कि आप सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड के 3 सदस्यों की नियुक्ति वोट पड़ने के बाद कर रहे हैं? और इलेक्शन कमीशन ने भी उनको कैसे इजाजत दे दी? तो चलिए, अब जीत के दावों को साइड रखिए और अब इंतजार कीजिए कि किसके पास अब मुख्यमंत्री की कुर्सी होगी। केवल मुख्यमंत्री नहीं, लेकिन साथ साथ मंत्रियों की कुर्सी पर भी बहुत सारे कांग्रेसियों की अब नजर रहने वाली है। और सवाल तो यह भी है कि यह माथापच्ची कितनी जल्दी निपटा लेती है कांग्रेस हाईकमान, कितनी जल्दी सीएम का चेहरा दे दिया जाता है, कितनी जल्दी शपथ ग्रहण समारोह हो जाता है। न्यूज़ 18 कोशिश करेगा आप तक हर अपडेट पहुंचाने की। 8 दिसंबर का दिन, 8 दिसंबर 2022 का दिन, और यह हिमाचल की जनता के लिए ऐतिहासिक लाजमी तौर पर रहा। मुझे गौरव शुक्ला को इजाजत दीजिए। आप जुड़े रहिए न्यूज़ 18 के साथ।